के शो में। कतर का पाकिस्तान में 3 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी का ऐलान। सोना गैर मुल्की करेंसी की बरामदगी, एफबीआर को घरों पर छापे मारने का इख्तियार। मेगा करप्शन मुकदमात मंतकी अंजाम तक पहुंचाना अव्वलीन तरजीह, चेयरमैन नैब का अज़म। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। कतर के हवाले से एक बड़ी जो बेहतरीन खबर पाकिस्तान को मिली है वो इन्वेस्टमेंट की है। कतर न्यूज़ एजेंसी ने कुछ ही देर कबल जो उनके ऑफिशियल वर्जन जो मिनिस्ट्री ऑफ उनकी एक्सटर्नल अफेयर्स का आया है, उसके बाद उनके जो ट्विटर अकाउंट से कतर न्यूज़ एजेंसी की ऑफिशियल जो वर्डिंग्स हैं वो आपके सामने रख देते हैं, जिसमें कहा गया कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स द कतरी पाकिस्तान इकोनॉमिक पार्टनरशिप विल अमाउंट टू $9 billion upon the directors of His Highness the Amir, the Deputy Prime Minister and the Minister of Foreign Affairs announces of new investments in the form of deposits and direct investments worth a total of QR 3 billion in the Islamic Republic of Pakistan. अब आने के बाद इस एडिशनल इन्वेस्टमेंट के द कतरी पाकिस्तानी इकोनॉमिक पार्टनरशिप विल अमाउंट टू $9 billion. Qatar affirms its aspiration for further development in the relations between the two countries at all political, economic, sports and cultural levels. इससे कबल शेख रशीद साहब ने जो कहा है इस इन्वेस्टमेंट के बारे में, ये आपको सुनवाते हैं, फिर हफीज शेख साहब ने जो ट्वीट की है ये बताते हैं। बड़ी एक खुशाइंद खबर है, एक पॉजिटिव न्यूज़ है। लेट्स हियर के शेख रशीद साहब ने क्या कहा था इस बारे में। लेट्स हियर दिस। अमीर कतर का बहुत ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट आई है। मुझे उम्मीद है कि बजट के साथ ही शेख हफीज़ आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो हफीज शेख साहब के अल्फाज में वांट टू थैंक द अमीर ऑफ कतर हिज हाइनेस शेख तमीम बिन हमाद अल थानी फॉर अनाउंसिंग $3 billion in deposits and direct investment for Pakistan and for Qatar's affirmation to further develop relations between the two countries. तो हम ये कह सकते हैं कि एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ ऑन द फॉरेन अकाउंट भी हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट को सपोर्ट करने के लिए, हमारी इकोनॉमिक साइड के लिए, और यकीनी तौर पर इन ताल्लुकात की बेहतरी से दीगर रेवेन्यूज़ जो खुलेंगे, दीगर MOUs जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के साइन हुए हैं, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी और दीगर हवाले से, एयरपोर्ट्स और दीगर हवाले से बहुत ही पॉजिटिव ये डेवलपमेंट हो सकती है। नुसरत भाई साहबा हमें मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की MNA है, इस्लामाबाद में मौजूद है हमारे साथ, और हमारे साथ मीर मोहम्मद अली खान बैंकर हैं जो साथ मौजूद हैं। कुछ ही देर में दीगर पैनल्स भी साथ होंगे, नून लीग से, और दीगर मेहमान भी हमारे होंगे। एक पॉजिटिव जान अचकज़ई साहब भी हमारे साथ मौजूद है, सीनियर तज़निगार हैं। जान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। मीर साहब एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ आई है फाइनली फ्रॉम द फॉरेन पर्सपेक्टिव। आपने कुछ देर कबल आर्टिकल एक मैं पढ़ रहा था, आप कह रहे थे $37 billion पाकिस्तान को रिक्वायर्ड है फॉर लोन रीपेमेंट्स एंड लोन पेबैक्स। तो ये आना कैसा आपको लग रहा है? विल इट बी सब्सटेंशियल? कितनी पॉजिटिव है ऑन द इन्वेस्टमेंट साइड? बीइंग एन इन्वेस्टमेंट बैंकर आप कैसा देख रहे हैं इसको? मीर मोहम्मद अली खान साहब। सैफान, ये तो देखें ना, सारे दोस्त ममालिक का हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि स्टार्टिंग फ्रॉम सऊदी अरेबिया, UAE, चाइना, सब ने मिलाकर आते ही साथ जो हमें पैसे दिए हैं, अगर वो नहीं दिए होते तो वी वुड हैव बीन इन वेरी सीरियस ट्रबल। 2018 जून से पहले के जो कर्ज़े लिए गए हैं उसके ऊपर हमें $37 बिलियन अगले 5 साल में पे करना है। हमने बार बार अपनी फिस्कल जो हमारी फेडरल डेट सीलिंग है उसको हमने ब्रीच किया, और ब्रीच करके वायलेट भी किया, और नेशनल असेंबली से उसकी अप्रूवल लिए बगैर कर्जे लेते गए हैं। ये तो कहानी हो गई है। अब देखिए ना, मैं एक बात कहूँ, सबको पता है कितना डैमेज करके गए हैं, मगर इस बात को हम बार बार कह के आगे की इकॉनमी नहीं चला सकते हैं। हमारा इस वक्त 6 ट्रिलियन का जो बजट है उसमें से आधा तो एग्जैक्टली तकरीबन 2.8 ट्रिलियन तो इंटरेस्ट पेमेंट में ही चला जाएगा, इंटरेस्ट पेमेंट्स और प्रिंसिपल में ही चला जाएगा इस साल का। तो हमारे पास जो एक्चुअल बजट है वो 3 ट्रिलियन का है, 3.2 ट्रिलियन का है।
तो हमें इस वक्त हम अपने टैक्स के रेवेन्यू तो बढ़ा नहीं सक रहे हैं और ना ही फौरन बढ़ा सकेंगे। उसके लिए मेजर्स चाहिए, रिफॉर्म्स चाहिए जो गवर्नमेंट को करना चाहिए और करेगी मेरे ख्याल में। इस वक्त हमें अपने लोन के रीपेमेंट्स के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ की तरफ जाना है। हम देखते ही नहीं हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यू हमारे बिल्कुल ड्विंडल हुए हुए हैं। हमारे पास प्राइवेटाइजेशन करने की हमें ज़रूरत है। 180 प्लस स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं पाकिस्तान के अंदर, जिसमें से 90% आर लूजिंग मनी। हमारा डबल वैमी है इस वक्त, एक तो हम पैसे लूज कर रहे हैं, दूसरा उनसे हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। यही इसी डगर पे हम खड़े थे जब हमने बैंक्स को नेशनलाइज किया हुआ था, जब एक नई बहस छिड़ती थी कि जी बैंक्स पाकिस्तान की मिल्कियत है, इन्हें होना चाहिए। आज आप देखें जिन जिन बैंक्स को आपने प्राइवेटाइज किया, मिसाल दे रहा हूं, इस पब्लिक लिमिटेड कंपनी मुस्लिम कमर्शियल बैंक है, 150 मिलियन का लॉस दिया करती थी, इस वक्त वो 10 बिलियन रुपीस पर ईयर का टैक्स देते हैं। सेम थिंग विद HBL, सेम थिंग विद एलाइड। कहने का मकसद ये है कि हमारे पास इस वक्त कोई 26 से 27 बिलियन डॉलर के एसेट्स हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे जो लिस्टेड है। उसका एक प्लान बनाकर हम आहिस्ता आहिस्ता उसको ऑफलोड करना शुरू करें तो हमारी दो जगह से फ़ायदा होगा। एक तो हम जो ब्लीडिंग एंटिटीज़ के अंदर पैसा डाल रहे हैं उसको हमने वो कम हो जाएगी, प्लस हमें कैश मिलेगा जिससे हमारे फॉरेन रिजर्व्स भी बढ़ेंगे। हमने अपनी अना का मसला बनाया हुआ है कि पाकिस्तान इज अ फ्लैग कैरियर, PI इज अ फ्लैग कैरियर। ऐसे फ्लैग कैरियर का क्या फायदा जो पाकिस्तान का नाम बदनाम किए जा रहा है लॉसेस दे देकर। ठीक है, लेकिन हमने जो वेरी कॉम्प्लिकेटेड, आपने नॉन टैक्स रेवेन्यूज पे जोर दिया और आपने जो 37 बिलियन डॉलर्स की बात किया कि यहां से पे ऑफ हो सकता है, लेकिन उसमें आपने जिक्र बीच में किया था मीर साहब उन पैसों का जो पाकिस्तान से बाहर जा चुके हैं और उनकी रिकवरी के लिए जो एक लीगली टाइम कंज्यूमिंग और वेरी एक्सपेंसिव प्रोसीजर आपने दुबई और बाकी जो ऑफशोर हेवन्स हैं उनका बताया था किस तरह मुश्किल है। लेकिन जान चकजई साहब भी साथ हैं। सैफान, मैंने जी आप फरमा दें मीर साहब। जी आपके प्रोग्राम में भी मैं पहले भी कह चुका हूं, आर्टिकल्स में लिख चुका हूं कि एक दफा पाकिस्तान से पैसा बाहर चला जाए उसको लाना तकरीबन इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो इतनी ज्यूरिसडिक्शन से गुजर चुका होता है। यहां से हवाले से तो दुबई चला गया, वहां से एक ट्रस्ट में बलीज में चला गया, बलीज के ट्रस्ट से बहामास में चला गया, फिर वहां से दूसरी जगह चला गया। तो ये एक इम्पॉसिबिलिटी होती है। आप दुबई के कोर्ट्स में जाते हैं, सालों लग जाएंगे। और एक दूसरी चीज़ है स्टोलन एसेट रिकवरी। जो स्टोलन एसेट रिकवरी की हम बात करते हैं उसमें हम 4 या 5% की भी रिकवरी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो ज़्यादातर जेनोसाइड, ड्रग रिलेटेड, ऑर्गेनाइज क्राइम्स और दूसरी चीज़ों के लिए होता है। तो पाकिस्तान, लेकिन उसमें एक चीज थी ना कि मीर साहब उसमें आपने एक बात जिक्र की थी कि अगर जिसका पैसा है वो खुद कह दे कि आप ये पैसा ले लें, यानी जो अकाउंट जिसने ऑफशोर हेवन में बनाया है फिर वो कर सकता है। तो जान चकजई साहब ने एक खबर शेयर की थी जान साहब ट्विटर पे, वो जान साहब आप कह रहे थे 18 to 20 बिलियन डॉलर्स आसिफ जरदारी साहब देने को तैयार हैं टू द गवर्नमेंट, टू इमरान खान गवर्नमेंट। लेकिन इमरान खान साहब कहते हैं कि एमनेस्टी पहले, यानी एमनेस्टी उस वक्त जब कन्विक्शन हो जाए और कन्विक्शन से पहले नहीं हो सकता। तो ये 18-20 बिलियन डॉलर जान चकजई साहब, ये खबर आपकी सही है? आप इससे बैक तो नहीं किया आपने? यू स्टैंड विद दिस बाय योर वर्ड्स जान साहब? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। वो बिल्कुल ऑफ़र करना चाहते हैं। अब पाकिस्तान की रियासत हुकूमत जो है वो इस बात पे सोच रही है कि क्या उन्हें किस स्टेज पे ये पैसा रिकवर करके इन लोगों को यकीनन कुछ चाहिए, यानी उनको रिटर्न में वो दे सकते हैं और वो कब दे सकते हैं। तो ये सवाल अब सब के सामने है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन दो ख़ानदानों के पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं और अगर थोड़ा सा इन पर प्रेशर आ जाए तो ये और भी खफ करने के लिए तैयार हैं। इनके गुडविल हैं, इनके फॉरेन रिलेशंस हैं, इनके एसेट्स हैं। तो हम MBS के फार्मूले पे तो नहीं जा रहे, लेकिन ये जेल इनके का काम नहीं है, प्रेशर इनका काम नहीं है। इन्होंने जिंदगी लग्जरीज में गुजारी है। तो मैं समझता हूं कि अगर पाकिस्तान की रियासत वाकई पूछूंगा, ये 18 से 20 अरब डॉलर अगर आसिफ जरदारी साहब आपके बकौल देना चाह रहे हैं तो ये थ्रू प्ली बार्गेन देना चाह रहे हैं, ये कोई अंडर द टेबल इमरान खान साहब से कोई डील करना चाह रहे हैं? क्योंकि ये केसेस तो नैब में हैं और कोर्ट्स में है। अल्टीमेटली इमरान खान साहब के हाथ में तो वो खुद भी कहते हैं कुछ भी नहीं है, ना नैब है ना कोर्ट्स है। तो फिर वो इमरान खान को क्यों देना 18-20 अरब डॉलर जो आप कह रहे हैं?
नहीं, देखिए इमरान खान को ज़ाती तौर पे तो नहीं देंगे, यकीनन ये पाकिस्तानी हुकूमत और रियासत को देंगे। उनके इदारे जो इस वक्त डील कर रहे हैं उनके साथ कोई भी सूरत हाल, ये आपको मालूम है ये आम छोटी रकम नहीं है, तो वो रिटर्न में भी कुछ डिमांड करेंगे, उनके तवक्कुआत हैं। तो लाजमी बात है वो अपने तौर पर एक ऐसा लेवरेज इस्तेमाल करना चाहते हैं कि हाँ देखिए आपको पैसों की ज़रूरत है, ये हम पैसा सरेंडर के लिए करने के लिए तैयार है, लेकिन हमें पॉलिटिकल गुडविल जो है चाहिए, हमें सेफ एग्जिट चाहिए। ऐसी बहुत सी शराइत हैं जो इन्हें दरकार होंगी, क्योंकि ये नहीं चाहेंगे कि ये पैसा भी सरेंडर करें और इनका जो रेपुटेशन है वो भी ख़त्म हो और आइंदा उनकी जो आने वाली सियासी नस्लें, उनकी सियासत जो है वो भी डूब जाए। तो वो चाहते हैं कि उनकी दूसरी नस्ल बच जाए, उनकी जो लेगेसी वो आगे बढ़े, और सियासी लिहाज से ये इसी तरह अपनी जो सियासी उन्होंने रखा हुआ है पोजीशन और पार्टी और लिमिटेड कंपनियां ये जारी रहें। तो इसलिए वो सख्त बार्गेनिंग करेंगे इन पैसों पे। ठीक है, अच्छा ये जो कतर से पैसे आज हमें इन्वेस्टमेंट आई है, नुसरत साहबा आप कैसे वेलकम करती हैं इस मामले को, और आप इसको बेस्ड ऑन फॉरेन रिलेशंस, आज हामिद मीर साहब ने एक कॉलम लिखा था, वो कह रहे थे कि सऊदी अरब जो है वो इन ताल्लुकात के ऊपर, कतर से हमारे बढ़ते हुए ताल्लुकात के ऊपर क्या पता वहां तशवीश हो सकती है। तो इस एस्पेक्ट को आप देख रहे हैं, क्योंकि कतर शायद उनके गुड बुक्स में नहीं आता सऊदी अरब के, और वहां से भी बड़े अच्छे मरासिम हमारे हैं हिस्टोरिकली भी और आगे के हवाले से भी। नुसरत साहबा जी, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे इनवाइट किया अपने प्रोग्राम में। देखें आज ही पाकिस्तान ने $3 बिलियन डॉलर फ्रॉम कतर ये एक माहिदा हुआ है, जिसमें बहुत जो ज़्यादा अच्छी चीज़ मुझे लगी है टूरिज़म और बाकी बिज़नेस के अलावा, वो ये कि जो इलीगल मनी, जो पैसा इलीगल तरीके से दूसरे मुल्कों में जाता है, ज़ाहिर है वो कतर भी उनमें से एक है, दुबई है, बाकी ममालिक हैं, तो ये एक रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी इस बात के ऊपर, और इन्वेस्टिगेशन होगी कि कहाँ से पैसा किस तरह आ रहा है और किस तरह किया जा रहा है। क्योंकि आपको पता है कि ये जो लॉ बनाया गया था उसमें यह था कि बाहर से जो पैसा आएगा उस पर हिसाब किताब नहीं होगा, तो उसकी वजह से ये लोग पहले पैसा बाहर भेजते थे और फिर जब इन्हें किसी चीज़ के लिए ज़रूरत होती थी तो मंगवा लेते थे, चाहे वो अपनी बेगम का घर बनाना हो या कोई इन्वेस्टमेंट करनी हो या कोई आपने बिज़नेस करना है, कुछ भी अपना घर बनाना है, व्हाटएवर जो भी, तो ये बाहर से पैसा मंगवाते थे और उसका हिसाब नहीं होता था। ये बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल में इनको प्रिविलेज हासिल था, जिसकी वजह से इन्होंने ये सारे काम किए कि मनी लॉन्ड्रिंग का इतना बड़ा धंधा शुरू हो गया, जिसे कहना चाहिए कि आप देखें कि आपकी लॉन्जेस पकड़ी जा रही हैं, आपकी लड़कियाँ पकड़ी जा रही हैं, मॉडल्स हैं वो लेके जा रही हैं पैसा। तो ये वाली चीज़ जो होगी ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। अब जहाँ तक आपका क्वेश्चन है कि सऊदी अरब को कोई एतराज़ तो नहीं होगा, तो मेरा नहीं ख्याल कि सऊदी अरब, चूँकि पाकिस्तान का फ्रेंड है वो बहुत ज़्यादा, और हमारे पीएम की बहुत इज्जत भी है वहाँ पे। आपने देखा किस तरह वो आए और ख़ुद आके उन्होंने यहाँ पे सारे मुआहदे किए और वो गए, तो मेरे ख्याल में तो वो खुश होंगे कि चलो ठीक है, अच्छा है, जितने इस्लामी ममालिक के साथ हमारे अच्छे पॉजिटिव है। मैं एक ब्रेक की तरफ, मुझे याद दीजिएगा, तो एक ब्रेक की तरफ हम जाएंगे और आके बताएंगे कि एफबीआई की इस वक्त कार्रवाइयाँ मतलब किस लेवल पर हैं, प्लानिंग स्टेज पर हैं या इम्प्लीमेंटेशन पर आ चुकी हैं, 1 जुलाई से क्या करने वाला है एफबीआई, और इसके साथ साथ इस पूरे सिनेरियो में जो हम डिस्कस कर रहे थे कतर की इन्वेस्टमेंट्स, मनी लॉन्ड्रिंग किस तरह पाकिस्तान से हवाला हुंडी के जरिए होती है और कितनी मिकदार में होती है, इसको किस तरह रोका जा सकता है, इस हवाले से क्या एक्शन प्लान है, वील डिस्कस दिस आफ्टर दिस ब्रेक। बेनकाब में हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन सवालात हम उठा रहे हैं। आखिरकार जो पाकिस्तान से बाहर पैसा गया है उसको वापस लाने का तरीका, और जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट अब प्लेजेस आ रहे हैं सामने, कतर की तरफ से एक बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ आई है, एक फ्रेश एयर आई है। टोटल इन्वेस्टमेंट उनकी $9 बिलियन तक पहुंच चुकी है। $3 बिलियन की एडिशनल इन्वेस्टमेंट की उन्होंने बात की उनके अमीर के आने के बाद, और अभी उनके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उनकी न्यूज़ एजेंसी ने इस बात को कंफर्म किया है। पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इसको वेलकम किया है, पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने इसको वेलकम किया है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड डेवलपमेंट अगर बात की जाए। और इसके साथ साथ मईशत के ग्राउंड पर, मईशत के जो उस वक्त प्ले ग्राउंड पर बड़ी तनकीद अपोजिशन की तरफ से चल रही है। मरियम औरंगजेब साहबा ने जो स्टेटमेंट दी है, लेट्स हियर दिस। फिर शाजिया मरी साहबा की स्टेटमेंट आपको सुनवाते हैं और दीगर बड़े खबरें आपके साथ सामने रखते हैं। पहले मरियम औरंगजेब साहबा ने जो कहा है ये जरा सुनते हैं।
दूसरा मिनी बजट, बिजनेस कम्युनिटी को ये ख्वाब दिखाया गया कि ये बजट नहीं, टैक्स रिफॉर्म है और इसमें टैक्स की छूट दी जाएगी और सनत में इजाफा होगा। लेकिन जनाब स्पीकर, बंद होते कारखानों में शटर डाले दुकानदार आज बददुआओं पर उतर आए हैं। तीसरा बजट पाकिस्तान के तनख्वाहदार तबके को पीस देने, छोटे सरमायाकार को तबाह करने और जनाब स्पीकर, आम शहरी के मुंह से निवाला छीलने का बदतरीन हरबा है। ये तीसरा बजट नहीं, ये मौजूदा नालायक और नाअहल हुकूमत की थर्ड क्लास परफॉर्मेंस है जनाब स्पीकर। और कुछ इसी तरह की तनकीद पीपल्स पार्टी की तरफ से शाजिया मरी साहबा MNA पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से क्या कहा गया सैलरी क्लास के लिए बजट में इकदाम पर, लेट्स हियर दिस ऑल्सो। पहले जो टैक्स स्लैब था वो शुरू होता था 8 लाख के ऊपर, अब उसको गिरा के 4 लाख पे कर दिया गया है। तो 4 लाख पे अगर आप देखते हैं तो 000 आता है, ठीक है, इंक्रीज भी वहां नहीं है। लेकिन जब आप फौरन 6 लाख पे आ जाते हैं, और मैंने एक्चुअली ब्रेकअप भी किया था 4 लाख का, विच इज अराउंड 33,000 पर मंथ। अच्छा, अब अगर आप देखते हैं 6 लाख पर, क्योंकि वहां से शुरू होती है कहानी, दर्द भरी कहानी। 6 लाख पर एनम कमाने वाला, मैंने जब उसको तोड़ा तो वो 50,000 बनता है। तो 50,000 महीने कमाने वाला का टैक्स हुआ करता था 1,000 रुपए। उसको आपने जो इंक्रीज की है वो 38,000 है। लेकिन आपको पता है उसकी टैक्स इंक्रीज क्या है? उसकी टैक्स इंक्रीज है 10,000 रुपए। तो ये तो माशी फ्रंट पर हो रहा है। और FBI की तरफ से आपको एक खत दिखाते हैं जो रजिस्ट्रार SECP यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन को लिखा गया, जहां पर तलब की गई NIC डिटेल्स, एड्रेसेस, उसके साथ फॉर्म 29 ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज। 33 कंपनीज हैं जिनकी बाकायदा फहरिस्त FBR ने वेरिफिकेशन ऑफ डायरेक्टरशिप, ओनरशिप, डायरेक्टरशिप ऑफ दीज कंपनीज, यानी अगर चेंज ऑफ डायरेक्टरशिप हुई है तो, और इसके अलावा ओनरशिप इन कंपनीज की वेरीफाई करवाई है FBR ने, क्योंकि दिस ऑफिस हैज बीन इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर रिगार्डिंग बेनामी प्रॉपर्टीज एक्वायर्ड बाय द फॉलोइंग कंपनीज। कंपनीज के नाम में बता देता हूं, अलमिफ्ता होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, न्यू ठट्टा शुगर मिल्स, बांदी शुगर मिल्स, वैनगार्ड शुगर मिल्स, सिंदरी शुगर मिल्स, प्रिंसटन बिल्डर्स, डायमंड बिल्डर्स, बेनजीराबाद फैसिलिटीज, मलिर वेयर हाउस प्राइवेट लिमिटेड, ओमनी वेलफेयर फाउंडेशन और इसी तरह से बेल पार्क ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड। ये कुछ कंपनीज हैं जिनके नाम आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। मीर साहब, ये बेनामी प्रॉपर्टीज के लिए FBR की जो कोशिशें हैं, कंपनी को खत लिखना, तफसीलात तलब करना, ये कितनी सूदमंद, फायदेमंद साबित होंगी? विल इट बेयर रिजल्ट्स आएंगे या ऐसी ही है खाली ये कार्रवाइयां कागजी? मीर साहब देखिए, अभी तक हमने बेहतरीन इन्वेस्टिगेशंस देखी हैं। मेरा तो एक पूरा फेथ रिस्टोर हो गया है FIA के अंदर कि उन्होंने जो जिस तरीके से ये पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का और फेक अकाउंट्स के केस की JIT बनाई है, मैंने वो JIT कई दफ़ा पढ़ी है, JIT की रिपोर्ट। तो इस बात से तो हम सब कन्विंस हो चुके हैं, एंड आई कैन गिव यू अ प्रोफेशनल ओपिनियन कि आगे चल के ये JIT एक केस स्टडी बनेगी। तो ये जो हो रहा है इन्वेस्टिगेशन साइड पर बेहतरीन हो रहा है। अब जो आगे चल के प्रोसिक्यूशन की साइड पे होगा उसका मैं कुछ नहीं कह सकता। जब तक प्रोसिक्यूशन अच्छी नहीं हो, जब तक सारी इन्वेस्टिगेशन का कोई फायदा नहीं है, तो अब मुझे तो हर एक को बेल मिल रही है, सब कोई बाहर है, चंद दिन के लिए जाते हैं फिर आ जाते हैं, साल के बाद 6 महीने के बाद, मेरी तो समझ से बाहर हैं चंद चीज़ें। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि ये जो मंगा रहे हैं चीज़ें कि आया कि ये अच्छी चीज़ है, ये जो क्रैकडाउन कर रहे हैं आया कि ये अच्छी चीज़ है, बिल्कुल अच्छी चीज़ है। इन्होंने एक SECP के एडिशनल और असिस्टेंट डायरेक्टर को भी अरेस्ट किया है चंद दिन पहले, जिन्होंने मदद की थी बेनामी कंपनी के की रजिस्ट्रेशन में, पता नहीं क्या, ज़िया उर रशीद नाम था उनका क्या। तो कहने का मकसद ये है कि इन्वेस्टिगेशन में तो हम बहुत स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, एंड आई फील के हम एक्सपर्ट्स फॉरेंसिक एनालिसिस में, एक्सपर्ट फाइनेंशियल फॉरेंसिक एनालिसिस में भी बहुत अच्छे होते जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके की रिपोर्ट मैंने JIT की पढ़ी है वो लिटरली अगर उसमें ग्रेडिंग करनी पड़े तो A+ से कम मैं दे ही नहीं सकता। और मैंने बड़ी फॉरेंसिक एनालिसिस देखी है दुनिया में, इंटरनेशनल। तो ये कर तो रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, मगर इसका कोई रिजल्ट निकले, प्रोसिक्यूशन हो
और प्रोसिक्यूशन जल्दी हो, केस लिंगर ऑन ना करें, क्योंकि आवाम का एक जो एतमाद होता है वो प्रोसिक्यूशन पे आके टूट जाता है। वो अरेस्ट पे बहाल रहता है, इन्वेस्टिगेशन पे बहाल रहता है, मगर हमने किसी को अभी तक पक्की सजा होती नहीं देखी। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट इसका एस्पेक्ट है। नुसरत साहब भाई, ये जो अभी जान साहब ने बात की थी कि 18-20 अरब डॉलर जरदारी साहब देने को तैयार हुए इनकी इत्तलात के मुताबिक, और वो कोई डील करना चाह रहे हैं, आपका इस पर कोई ओपिनियन है? दूसरी बात, ये मीसाक मईशत की जो बात हो रही है वो इस करंट कॉन्टेक्स्ट में क्या है? क्या आप लोग एनआरओ दे रहे हैं गवर्नमेंट अपोजिशन को, या कुछ और है? वो क्या है? कोई चार्टर ऑफ इकोनॉमी? ये तो चार्टर का जो हम लफ्ज सुनते हैं तो हमें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी याद आ जाता है बार बार। नुसरत साहब जी, देखिए, ये एक मेरे ख्याल में बहुत अच्छी बात है कि अगर जरदारी साहब इस बात पे राज़ी हैं कि 18 से 20 बिलियन वो दे दें हुकूमत पाकिस्तान को, तो नेचुरली फिर हमें जगह जगह जाके मांगना नहीं पड़ेगा। अगर ये लूटे हुए पैसे कुछ हद तक वापस आ जाएं, ज़ाहिर है लूटे तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कुछ भी आ जाता है अगर वहाँ से, तो हमारे हुकूमत के लिए, मतलब हुकूमत चलाना आसान हो जाएगा और पाकिस्तान की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन उनको, उनकी जो शराइत होंगी डेफिनेटली वो यही होंगी कि उनको बाहर जाने दिया जाए और उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो ये अब सियासत संभाल ले। क्योंकि हम देखते हैं रोज़ाना बिलावल साहब भी तकरीबन आते हैं असेंबली में, और उनकी बेटियां भी आती हैं, और दे वॉचिंग देयर पेरेंट एंड ब्रदर कि वो वहाँ पे किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं सारा कुछ। तो ये एक ट्रेनिंग हो रही है अगली जनरेशन की कि वो लोग आके इसको संभाल सकें। और दूसरा आपका जहाँ तक है कि मिसाक मईशत, ये मेरे ख्याल में यही है उसका जो अल्टीमेट वो होगा कि ये लोग पैसे दे दें हुकूमत को और उसके बाद बाहर चले जाएं। क्योंकि नहीं, लेकिन खान साहब भी तो एग्री कर रहे हैं मिसाक मईशत पर। वो आप, यानी आपके जहन में, इमरान खान पीटीआई के जहन में क्या है? वो तो कोई कमेटी बना रहे हैं पार्लिमानी, उससे बैठ के दोनों मेंबर्स इकोनॉमी डिस्कस करेंगे, ब्रॉड जो गोल्स हैं हमारे इकोनॉमिक फैक्टर्स उनको डिस्कस करेंगे। तो उधर तो कोई पैसों की लेन देन की बात तो नहीं है ना? वो क्या है उसका, क्या आपने कोई टीओआरस है, क्या है उसके जहन में आप लोगों के पीटीआई के? देखिए, वो अल्टीमेटली पैसों का ही लेन देन होगा, मईशत बगैर पैसों की तो चल नहीं सकती। अच्छा, अल्टीमेटली यही होगा कि पैसे उनसे लिए जाएं किसी ना किसी तरह। ये उस तरह का नहीं है कि बारियां ले लें, आप ले लें और फिर हम ले लें और उसके बाद फिर हम ले लें और फिर उसके बाद आप ले लें, तो इस तरह की चीज़ नहीं हो रही होगी। यहाँ पे एक बिल्कुल सही मानों में उनसे मुआहदा किया जाएगा कि आप अपने लूटे हुए पैसे वापस लाएं और इस मुल्क को दें ताकि इसकी मईशत अपने पाँव पे खड़ी हो, और उसके बाद दोनों हजरात जहाँ जाना चाहते हैं चले जाएं। तो इसका नाम फिर आप चार्टर ऑफ इकोनॉमी क्यों रख रहे हैं? ये तो चार्टर ऑफ इकोनॉमी नहीं है, तो एनआरओ या प्ली बार्गेन या कन्विक्शन, क्या एमनेस्टी, कुछ इस तरह का नाम। चार्टर ऑफ इकोनॉमी तो एक अलग ही सिमत है। वो तो शहबाज शरीफ साहब की तकरीर से बात आती है कि मईशत को रुख देने के लिए हमें यकजा होने की जरूरत है, ऑपोजिशन और ट्रेजरी को मिलकर बढ़ने की जरूरत है। वो तो एक अलग कॉन्टेक्स्ट में बात जा रही है ना चार्टर ऑफ इकोनॉमी। तो ये नहीं, अलग कॉन्टेक्स्ट में कैसे जा रही है? देखिए, ये यही है कि अपोजिशन अपने लूटे हुए पैसे या व्हाटएवर यहीं पे रखे हुए पैसे अगर हुकूमत को दे देगी तो ये अलग से तो नहीं है ना बात कि अगर वो मिल के बैठ के हुकूमत के साथ मुआहदा करते हैं कि हम इतने पैसे आपको दे रहे हैं या हमारे पास ये कुछ है ये हम आपको दे रहे हैं जिससे मुल्क की मईशत बेहतर हो सके, तो इसको अलग तो नहीं किया जा सकता। एनआरओ भी नहीं इसको कह सकते क्योंकि हम उनको एक हिसाब से पनिशमेंट दे रहे हैं कि नहीं, लेकिन आपको लगता है उन्होंने अगर वो पैसे देने को भी तैयार हुए बहुत सारे सालों में, तो वो इतना खुल्लम खुल्ला बाकायदा पार्लियामेंट्री कमेटी बनाकर आपके साथ डील करेंगे? ये कोई एलएनजी की डील या कोई आप समझने कोई मुआहदा तो नहीं स्टेट टू स्टेट हो रहा है कि वो बैठेंगे 5 एमएनएस वहां से 5 एमएनएस यहाँ से और बैठ के कहेंगे जी आप नहीं 5 अरब डॉलर ले लें, नहीं 6 अरब डॉलर ले लें, बार्गेनिंग होगी, फिर ऑफिशियल डील होगी पार्लियामेंट के अंदर। ये वाली डीलें तो ऐसे होती हैं पीछे बैकडोर चैनल्स पे रात को मीटिंग्स होती हैं, कहीं किसी जगह की थर्ड पार्टी वहां डील्स होती हैं अंडर द टेबल। तो जी आपको पता है कि खान साहब कोई भी चीज चुपके नहीं करना चाहते। अगर कोई इस तरह की चीज अगर हुई, अभी तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता इसका, लेकिन अगर हुई तो वो आवाम के नॉलेज में होगी, वो सबके नॉलेज में होगी। अगर कुछ भी इस टाइप की चीज हो रही है, क्योंकि जो मेन मकसद है इस वक्त वो ये कि आवाम को अवेयरनेस दी जाए। आप जानते हैं, आप किसी माली से पूछ लें, किसी से कुक से पूछ लें, ड्राइवर से पूछ लें, वो बिल्कुल बड़े आराम से बताएगा 6,000
अरब कर्जे से 30,000 अरब कर्जा आ गया, ये 24,000 इतने सालों में बढ़ गया। तो ये अवेयरनेस है जो खान साहब ने हर एक को दी है। इससे पहले तो शायद पढ़े लिखे लोगों को भी नहीं पता था कि हुकूमत अंदर से क्या कर रही होती है, कितनी गलतियां, कितने गलत काम, गलतियां तो नहीं कहना चाहिए, कितने गलत काम वो कर रहे होते हैं जो आवाम को नहीं पता होता। आप ये देखें कि IMF का बजट पहली दफ़ा लोगों को पता चला है कि हुकूमत पाकिस्तान IMF से कर्जा ले रही है, वरना इससे पहले 24 दफ़ा जाके ले चुके हैं ये लोग। कितने पैसे आए, किस तरह खर्च हुए और मईशत पे अकॉर्डिंग टू यू इट इज अबाउट द डील के करप्शन का पैसा वापस करें। मिज़ाक मईशत पे मरियम नवाज क्या कहती हैं ये भी सुन लेते हैं। जान साहब का क्या अंदर की खबर कोई उनको है, ये भी जहांबाद की जो कॉरिडोर से बात चल रही है, लेकिन मरियम नवाज क्या कह रही हैं, लेट्स हियर दिस फर्स्ट कि उन्होंने क्या कहा है। लेट्स हियर दिस स्टेटमेंट। मेरा ज़ाती ख्याल ये है, ये मेरे ज़ाती राय है कि मिसाके मईशत जो है वो मजाके मईशत है। मेरा ख्याल है जो भी उसकी गिरती हुई साख को सहारा देगा वो अवाम की अदालत में, वो कोई भी अपोजिशन पार्टी हो, वो अवाम की अदालत में मुजरिम ठहरेगी, मुजरिम कहलाएगी। जहां साहब आप क्या इंटरप्रेट कर रहे हैं, क्योंकि एक इंटरप्रिटेशन वो है जो नुसरत साहिबा ने करी है, एक इंटरप्रिटेशन वो मरियम नवाज साहिबा दे रही हैं, लोग इंटरप्रिटेशन चार्टर ऑफ इकोनॉमी की दे रहे हैं, कुछ क्लियर नहीं है। ये क्या है ये मिसाक मईशत जान सकते साहब, ये वो 18-20 अरब डॉलर की बात है, क्या है ये? पहली बात यह कि अगर मुल्क के हवाले से आप बात कर रहे हैं, इकोनॉमी के हवाले से बात कर रहे हैं, तो शहबाज शरीफ की साहब की कोई हैसियत ही नहीं है कि वो मिसाक जमहूरियत, मिसाक के मीशत करें, क्योंकि वो खुद सीरियस करप्शन के इल्ज़ाम हैं उनकी फैमिली पे, उनके बच्चों पे। उन्हें तो एक ही रास्ता है, अगर हम वाकई एक रियासत हैं तो ही शुड बी इन जेल और उसको बहुत जल्द जाना चाहिए। लिहाजा सिर्फ ये क्या उनको अपोजिशन लीडर बनाया गया है और वो ये बातें कर रहा है और सियासी बयानियाँ दे रहा है, तो उसकी कोई औकात नहीं है। ही इज़ नॉट मोर देन एनी क्रिमिनल। दूसरी बात यह कि इनकी आपस में लड़ाई भी है, चाचा भतीजी का नवाज शरीफ साहब एज के उस हिस्से में है कि वो अपना सियासी जो बकाया है, जो लेगेसी है, वो मरियम नवाज को देना चाहते हैं और वो बकौल इनके ज़्यादा हार्डलाइनर है। लेकिन असल में ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसकी ओनरशिप पे जंग है, जिसका नाम मुस्लिम लीग नून है। शाहबाज चाहती हैं कि वो कंटिन्यू विद इन फैमिली रिफ्ट से मिसाक मईशत क्या है? ये कोई चार्टर इकोनॉमी है, ये एनआरओ है, ये क्या है? ये जो नुसरत साहब कह रही है पैसे देने के लिए बैठेंगे ये लोग। कोई मईशत, कोई चार्टर, कोई पॉलिटिकल पार्टी चार्टर नहीं कर सकती। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं। अगर हम इतने कमजोर हैं कि इनकी इमा पे हम अपनी मईशत को छोड़ेंगे तो खुदा हाफिज है इस मईशत का कि इनकी आशीर्वाद की हमें ज़रूरत होगी। पाकिस्तान ने अगर मजबूत मुल्क बनना है तो उसने अपनी पॉलिसियों और मजबूत इदारों और एक अच्छे डायरेक्शन और अच्छी लीडरशिप की वजह से बनना है। इन सियासी पार्टियां जिन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया है पिछले 10 साल और पिछले दहाइयों में, इनसे अगर आप तवक्को करेंगे कि ये वाकई इस बात के लिए कि पाकिस्तान माशी तौर पर मजबूत हो काम करेंगे, तो ये एक बस ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन हमने पाकिस्तान को और भी अगर पीछे ले जाना है तो हमें इन दावों पे यकीन करना होगा। अच्छा, एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। जान साहब से मजीद बात हिसाब से जी आप कुछ कह रही हैं? जरूर आना चाहिए। अच्छा, मैं एक ठीक है, ब्रेक की तरफ बढ़ना है हमें। आप इस वक्त ब्रेक के बाद आते हैं तो कुछ और अहम फैक्टर्स और अहम मालूमात इस ड्राइव में जो एफबीआर की है और बिलखुसूस मनी लॉन्ड्रिंग के जराए कौन से हैं, हवाली हुंडा जो के जरिए जो पैसा बाहर जा रहा है वो कैसे जा रहा है, ये भी आपको एक्सप्लेन करते हैं बेनकाब में। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और बेनकाब में अहम तरीन सवाल हम उठा रहे हैं। हमने जो फाइनेंस बिल है उसके बाद ये भी इसमें है जी शिक के इसके बाद एफबीआर को ये इख्तियार होगा कि वो गैर मुल्की करेंसी और इसके अलावा जो सोना है, यानी ऐसे एसेट्स हैं जो कि डिक्लेयर्ड नहीं है, सोना है गैर मुल्की करेंसी है, उनकी दरामदगी के लिए घरों पर भी छापे मार सकता है। जो रेवेन्यू मिनिस्टर को कोट किया गया न्यूज आइटम में कि वो इस शिक को शायद रिड कर दें इस शिक को फाइनेंस बिल जब अप्रूव हो, लेकिन दिस इज वन ऑफ द पावर्स दैट एफबीआर विल गेट आफ्टर द फाइनेंस बिल अप्रूवल, तो आफ्टर 1 जुलाई। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा, मैंने आपको एक खत देखा है बेनामी अकाउंट्स के हवाले से, तो उस खत के जो लेटर हेड है उसमें बेनामी जोन 3 लिखा हुआ है। तो
तो ये जोन्स हैं, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इन प्लेस आ चुका है बाय द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, और ये जोन्स बना दिए गए हैं टू एडमिनिस्टर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ बेनामी एक्ट। जो 1 जुलाई से बेनामी एक्ट 2017 इंप्लीमेंट होगा, उसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए जोन्स कयाम में आ चुके हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो आप इस खत में देख सकते हैं, जिसमें 33 कंपनीज की डिटेल्स मांगी गई है। तीसरी बात, आज एक और इंपॉर्टेंट खबर में कोट किया गया कि तकरीबन पाकिस्तान में फॉरेक्स जो डीलर्स हैं रजिस्टर्ड, $40 मिलियन तक वो रकम कलेक्ट करते हैं पाकिस्तान में एक दिन में। तो उसमें से $10 मिलियन स्टेट बैंक को जाती है, बाकी $30 मिलियन रख दी जाती है और वो करा जाता है हवाला हुंडी के बिजनेस के अंदर इस्तेमाल। उसको $1 पर 4 से 5 रुपए कमाए जाते हैं। कहा जाता है कि एक डीलर, उनके एजेंट्स फ्रीक्वेंट डेस्टिनेशंस दुबई वगैरह ट्रैवल करते हैं 2-2, 3-3 दिन के अंदर 5-5, 6-6 बार, और वो पैसा यहां से वहां जाता है, फिर टीटीएस के जरिए पाकिस्तान वापस आता है। और एस्टिमेट के मुताबिक इट इज अराउंड $10 to $12 बिलियन जो सालाना पाकिस्तान से पैसा जाता है। निसार चीमा साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन के रुकन है। चीमा साहब, आपसे ये पूछे, मिसाक मईशत क्या है, यहाँ पे ये डिस्कशन हो रहा था, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? क्योंकि हम आपकी पार्टी से 2 पॉइंट ऑफ व्यू सुन रहे हैं और मिसाक मईशत है क्या? ये मजाक मईशत है, मिसाक मईशत है, एनआरओ है जी, क्या है क्या ये निसार चीमा साहब? जी देखिए, बात यह है कि हमने शुरू में जब ये कौमी असम्बली का ये टेन्योर शुरू हुआ, तो शुरू में लीडर ऑफ द अपोजिशन ने, मियाँ शहबाज शरीफ ने, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये उनको ऑफ़र की कि देखें जिस तरह भी आप आए हैं, आप वो बात हुई थी कि खुद आए नहीं लाए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद हमने कहा जी मुल्की मफाद में, कौमी मफाद में हम आपके साथ तावन करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि मईशत जो है वो एक किसी पार्टी का मसला नहीं है, ये कौमी मसला है, और इसकी इस्लाह के लिए, इसको बेहतर बनाने के लिए हम आपके साथ तावन करने के लिए तैयार हैं। जिस तरह हमने मिसाक जमहूरियत पे साइन किया, इसी तरह यह है कि हम आपके साथ इसमें मिसाक मईशत के हवाले से आपसे बात करने के लिए तैयार हैं और मिल के कोई एलान अमल तय करें। अच्छा, लेकिन बदकिस्मती से इन लोगों ने, हुकूमत ने उसका कोई फराख दिलाना सबूत नहीं दिया। हमने तावन के लिए जो हाथ बढ़ाया था उन्होंने उसको झटक दिया। बात यह है कि इन्होंने बदकिस्मती से इनमें कोई फराख दिली नहीं, तंग नज़री का शिकार हैं, कॉम्प्लेक्सेस के मारे हुए हैं, चूँकि ना कोई विजन है, ना तजुर्बा है, ना टीम है, ना कोई प्रोग्राम है, ना पॉलिसी है। इस वजह से यह, और दूसरी बात यह है कि देखें कितनी बदकिस्मती की बात है कि दुश्मनों के सामने, देखें इकबाल तो कहता ना कि हो हल्का यारां तो बरेशम की तरह नरम, रज़्म हक को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। इनका उलट है, मोदी के सामने बिछे जाते हैं, उसको बार बार फ़ोन करने की कोशिश करते हैं, वो अटेंड करे या ना करे, लेकिन एक कदम आगे बढ़ के लीडर ऑफ द अपोजिशन से हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं है। बाकी अपोजिशन जो कायदीन हैं, पीपल्स पार्टी के हैं, ये MMA के हैं, उनसे हाथ में लाने के लिए तैयार नहीं है। कितनी बदकिस्मती की बात है। और एक कौमी इशू पे हमने, अच्छा कौमी इशू पे मैं ये समझ रहा हूँ, आप इससे पहले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूद रुकन असेंबली है, उनसे हमने पूछा था मिसाक मईशत क्या है, तो उन्होंने कहा कि वो आप लोग पैसा जो देंगे करप्शन का हमें वापस, उससे बैठ के उस पर बात करेंगे, ऐसा लगे बार्गेन या कोई डील करेंगे। आप कह रहे हैं ये कोई कौमी मसला है, उसको हल करने के लिए हम बैठने की ऑफर कर रहे हैं। ये नुसरत साहब आप ये कह रही थी ना कि ये तो पैसों के, ये तो कुछ और कह रहे हैं, ये क्या मामला है? मैं गुजारिश करता हूँ, ये हमारी बहन जो है ना, मेरी गुजारिश सुन लें, ये हमारी बहन तो बड़ी माशाल्लाह नोबल खातून है, लेकिन इन पे बस वो कंटेनर की ट्रेनिंग का असर है। बेबुनियाद इल्ज़ामात, कोई उसने जन से कभी काम नहीं लेना, हर शख्स को बुरा भला कहना है, उसको करप्ट कहना है, बदनीयत कहना है, अपने दाएं बाएं नहीं देखना कि इनके इर्द गिर्द कौन लोग जमा है, जिनको खुद चोर डाकू पता नहीं क्या क्या कहते रहे। लेकिन बात यह है कि हमने तो नेक नीति के साथ कहा था, लेकिन उन्होंने हमारी पेशकश का कोई फराख दिली के साथ सबूत नहीं दिया। और वो रवायती जो है, नुसरत साहब 2 मिनट बाद होंगे नहीं, शायद उनको किसी और भी कमिटमेंट में जाना है। उससे ये मुझे बता दें, आप जो कह रही हैं वो क्यों कह रहे हैं कि हम तो नेक नीति से मईशत बेहतर कर रहे हैं, आपको उस पर पैसे नजर आ रहे हैं कि करप्शन के पैसे वापस आएंगे, तो यूं आपको ऐसा क्या नजर आ रहा है इसके अंदर, इनकी नेक नीति के ऑफर में आपको क्या नजर आ रहा है ऐसा, और क्यों नजर आ रहा है ऐसा? इन्नमल अमाल बिल नियत, ठीक है, इन्नमल अमाल बिल नियत, कि हमारे अमल जो हैं वो एक्चुअली नीयत से शुरू होते हैं। अब इनकी अगर 30 साल पुरानी हिस्ट्री आप देख लें तो उसमें कहाँ पे ये नीयत नज़र आ रही है कि ये मुल्क के हालात बेहतर करना चाहते हैं? ये तो सारा पैसा लूट के ले गए, जो इन्होंने अपने महल खड़े कर दिए, जो फ्लैट्स खड़े कर दिए, जो कारखाने बना लिए, जो सारे सबूत दे दिए इन्होंने कि जी ये है वो ज़राए जिससे मैंने ये सब कुछ बनाया। तो अगर वो नीयत वहाँ पे होती
तो मुझे बताएं कि वो क्यों ना नजर आई हमें 30 सालों में। मुल्क को कहाँ होना चाहिए था और इस वक्त कहाँ खड़ा है, ये सब लोग अच्छी तरह जानते हैं इस बात को। ये किस तरह की बातें कर रहे हैं कि इन्होंने मेरी तारीफ की, बहुत बहुत शुक्रिया इनका, लेकिन अदरवाइज हम रियल सिचुएशन को देख रहे हैं कि क्या वो नीयत पिछले 30 सालों में नजर आई। अब अचानक ये इतने अच्छे हो गए, इतने दूध के धुले हुए हो गए कि तो अभी आपके साथ इसलिए बैठना चाह रहे हैं कि ये पैसे वापस करना चाहते हैं, उसको सब कुछ हो। आपकी नजर में इसलिए बैठना चाह रहे हैं कि पैसे वापस करना चाहते हैं? पैसे वापस नहीं करना चाहते, नहीं 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 नहीं, पैसे वापस नहीं करना चाहते, लेकिन हुकूमत हमारी चाहेगी कि इनसे पैसे निकलवाए जाएं। तो अच्छा, आप लोगों की नियत है कि आप इनसे पैसे जो बाहर भेजे हैं, जो कुछ भी है, बिल्कुल हमारी नियत ये है कि हम पैसे निकलवाएं। अच्छा, तो निसार साहब आपके पास ये हैं, आपके साथ जो कमेटी बनेगी, आप फजूल मईशत और सब चीजें सही करने जा रहे हैं, वो कह रहे हैं हम इस नियत से बैठ रहे हैं आपसे पैसे निकलवाएं, 24,000 रुपए निकलवाएं आपसे, आप क्या सोच रहे हैं? जी देखें गुजारिश ये है, अच्छा, मुझे कि हमें तो अल्लाह ताला के फजल करम से हमारा दामन साफ है, हाथ साफ है। ये अपनी इर्द गिर्द नहीं देखते, जिस तरह मैंने कहा कि जिनको चोर डाकू पता नहीं क्या क्या कहते रहे। लेकिन मैं एक गुजारिश करता हूँ, इस तरह के कमीशन बनाते रहें। हम हर तरह की अकाउंटेबिलिटी के लिए तैयार हैं। ये सिर्फ ये है कि अकाउंटेबिलिटी करने वाला इदारा वो हो जिस पे कौम का एतमाद हो, और अकाउंटेबिलिटी फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो, अक्रॉस दी बोर्ड हो, वन साइडेड ना हो, पॉलिटिकली मोटिवेटेड ना हो। लेकिन एक और बात मैं गुजारिश करता हूँ इससे पहले, चूँकि इन्होंने जो बजट पेश किया है, जो कि गुज़श्ता 10 महीने की इनकी जो अवाम दुश्मन पॉलिसीज़ हैं उसका एक तसलसल है। देखें, वज़ीर आज़म साहब हमेशा कहते रहे कि इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है नहीं लगने चाहिए, कि उसका बोझ जो है आम आदमी पे पड़ता है, गरीब आदमी पड़ता है। लेकिन इन्होंने जो नए टैक्स लगाए हैं इस वक्त जो इस बजट में लगे हैं, उनमें 70% जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। अंदाज़ा कर लें, ये फरमाया करते थे कि जनाब ये है कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो है ना वो उससे असल में तरक्की होती है, मोटरवे से, हाईवे से नहीं होती। अंदाज़ा कर लें, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए मैंने ख़ुद भी पूछा है वान में इनसे कि कौन सी ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए आपने कोई एलोकेशन की है, आपने तो सोशल सेक्टर को नहीं बख्शा। देखें, मैंने तो ये मैंने पॉइंट आउट किया कि आप ये बताइए कि हेल्थ के लिए हमने गुज़श्ता साल 29 अरब रुपए रखे थे, आपने वो काट के 13 अरब रुपए कर दिए। ये आपकी कमिटमेंट है सोशल सेक्टर के साथ, हेल्थ और एजुकेशन के साथ। और अंदाज़ा करें कि उज़रे गुना बदतरस गुना उन्होंने कहा कि इसलिए काम किए हैं कि गुज़श्ता साल उसकी जो एलोकेशन तो आपने की थी लेकिन यूटिलाइजेशन नहीं हो सकी। यूटिलाइजेशन जो है 8-9 अरब रुपए हुई थी, इसलिए हमने उसको कम कर दिया। अंदाज़ा करें, मैंने कहा जी ये बताइए कि अगर नहीं हुई यूटिलाइजेशन तो 10 महीने से आप मुसल्लत है इस मुल्क पे, कौन जिम्मेदार है? यूटिलाइजेशन तो आपने करनी थी, बजाय इसके कि आप उसका कोई आपको शऊर होता है, राग होता है, अगर इजाज़त दें तो ये जो और आपने वो उसका अपनी नायली की वजह से जो एलोकेशन जो यूटिलाइजेशन नहीं कर सके, उसकी जवाब पूरी कौम को दे रहे हैं। इंक्वायरी कमीशन है हाई पावर्ड, उस पर मरीम नवाज साहब ने जो कहा है, फिर हम अपने पैनलिस्ट से और पूछते हैं इस बारे में कि कमीशन क्या रिजल्ट निकाल सकता है। लेकिन लेट्स हियर दिस फर्स्ट कि मरीम नवाज साहब ने क्या स्टेटमेंट दी है ऑन दिस। 10 महीने के अरसे में उसने रिकॉर्ड कर्जे क्यों लिए? कभी किसी पाकिस्तान की 70 साल की तारीख में इतनी तेजी से कर्जों का हुजम नहीं बढ़ा। और वो बजाय सवाल का जवाब देने के, बजाय इसके कि वो आज कटहरे में खड़ा हो, वो कमीशन बना रहा है। तो कमीशन तो मेरा ख्याल है कि बनेगा और ज़रूर बनेगा, लेकिन वो कमीशन जो है वो 2008 से शुरू नहीं होगा, वो 1999 से शुरू होगा। उसमें 2019 जो कि नालायक आज़म का पहला फिस्कल ईयर है, जिसमें उसने 10 महीनों में मईशत का बेड़ा गर्क करके रख दिया, वो ये साल भी उसमें इंक्लूडेड होगा। अच्छा, ये जो इनका मुतालबा है कि कमीशन को एक तो उसका टाइम पीरियड और टेनोर को ब्रॉड कर दिया जाए, 99 से स्टार्ट किया जाए, फिर उसमें कुछ और चेंजेस हों, कमीशन को ओवरऑल मान नहीं है लेकिन थोड़ा पहले से लेके। मीर साहब क्या कमेंट है इस पे आपका? दूसरी बात, जब हम रिजल्ट सामने रखकर बार बार इमरान खान साहब आते हैं, वो कहते हैं इन चोरों लुटेरों की वजह से कर्जा 6,000 अरब से 30,000 अरब तक पहुंच गया, तो ही नोज के कौन चोर था कौन लुटेरा था। तो कमीशन फिर तहकीकात क्या करेगा जब खान साहब इज ऑलरेडी? मैं तो कहता हूं 98 से करें। एक सेकंड,
सैफान, मैं तो कहता हूं 1948 से कर्जों का करें। अच्छा। 2008 में 39.5 बिलियन डॉलर्स टोटल हमारे कर्जे थे, जो कि 1947 से लेकर अब तक लिए गए थे। 2008 से लेकर 2018 तक 98.7 बिलियन डॉलर्स हो गए। यार क्या ये हम क्या बेवकूफ हैं? व्हाट आर वी? जहां डबल से क्वाड्रुपल हो गए हैं कर्जे, और जहां पे फिस्कल, ये मेरे भाई एमएनए बैठे हैं, निसार साहब, ये इनसे पूछिए, मेरा तो किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, मगर एज अ फाइनेंस पर्सन जो फेडरल डेट सीलिंग है उसको बार बार तोड़ा गया है, असेंबली में जाके उससे अप्रूव किए बगैर कर्जे लिए गए हैं, 8% के ऊपर बैंकों से कर्जे लिए गए, जबकि उस वक्त 1.5 बिलियन डॉलर्स का कर्जा लिया गया, जबकि उस वक्त 2.3 3.4 के दरमियान दुनिया कर्जे ले रही थी। देखिए ना, जिस दिन हम अपनी पार्टियों से राइज करके पाकिस्तान के बारे में सोचेंगे उस दिन बेहतर होगा। मेरे ख्याल में ये कह रही है 1999 से है, बिल्कुल करें 1999 से, क्योंकि वो टोटल कर्जे उतने 1999 से लेकर 2008 तक 6.5-7 बिलियन डॉलर का कर्जा हुआ था। मीर साहब, ये मुझे बताएं कि आप जब रिजल्ट अपने जहन में आपने सेट किया हुआ है कि रिजल्ट ये है जी कि किन चोरों लुटेरों ने मुबैना तौर पे, जो खान साहब कहते हैं कि इनकी वजह से कर्जा बढ़ा, तो वो तो ऑलरेडी रिजल्ट ड्राइव कर चुके हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, तो उसकी तहकीकात की अब क्या जरूरत है? अगर उन्हें पहले पता है कि इनकी वजह से बढ़ा था और ये लोग थे और इनकी वजह से सब कुछ हुआ था, पता ना। देखिए, नहीं, एक सेकंड, ये तो एक प्रोसिक्यूटरल माइंड है ना, प्रोसिक्यूटरल माइंड है कि जब आप किसी के ऊपर चार्जेस लगाना चाहते हैं तो पहले आप इन्वेस्टिगेट करते हैं। ये हर प्रोसिक्यूटर जो है उसी तरीके से सोचेगा। जब मलेशिया के महातीर ने दूसरे को बंद किया, वो भी यही कह रहे थे कि रज़ाक ने क्या क्या कर दिया, वो 1MDB से 6.5 बिलियन डॉलर्स लेकर वो भाग गए, गोल्डमैन सैक्स उनके साथ था। तो ये तो होता ही है, मगर आपको एविडेंसेस चाहिए होती है ना। मैं ये कह दूं सैफान मेरे पैसे लेकर चले गए हैं, चाहे मेरे आंखों के सामने लेकर गए हों, खुदा ना करे, एक मिसाल दे रहा हूं, या मैं लेके गया हूं आपके पैसे, तो आप कोर्ट में जाएंगे तो प्रूफ करेंगे। गॉट योर पॉइंट मेरे साहब, लेकिन एक सवाल और साहब, मैं इससे पहले कि जहां साहब के पास हूं, मुझे एक बात और बता दें, क्योंकि ये जो डेट ऑडिट जो भी होगा, एक मिसाल आज बहुत अच्छी एक जगह लिखी थी, इक्वेडर एक मुल्क की, कि जहां पर जब उन्होंने कर्जा जात के हवाले से नई उनकी गवर्नमेंट आई थी, तो उन्होंने देखा कि पिछले जो कर्जे थे, अगर वो 3 शराइत पे पूरा उतरते हैं, यानी अगर जिनके लिए कर्जा लिया गया उनके फेवर में थे, यानी उनको बेनिफिट किया, यानी अवाम, या नहीं किया। दूसरी बात, क्या अवाम के कंसेंट से लिया गया? जो आप कह रहे हैं डेट सीलिंग बार बार तोड़ी गई, तो अवाम के कंसेंट शामिल था जिनके लिए कर्जा लिया गया। और तीसरी बात यह थी जी कि क्या क्रेडिटर को, यानी जो कर्जा दे रहा था, वो अवेयर था पूरी सिचुएशन से? तो फिर डेट ऑडिट के बाद ये कर्जे माफ हो सकते हैं, या फिर ये रीस्केड्यूल हो सकते हैं, या ये कुछ इस तरह का फायदा हो सकता है इस कमिटी से हमें? कर्जे माफ हो सकते हैं? माफ कैसे होंगे? नहीं, कैंसिल हो सकते हैं इंटरनेशनली, क्योंकि जिसके लिए कर्जा लिया गया है वो मुल्क या जो अवाम है उनके बेनिफिट में नहीं था ये कर्जा। ये बाकायदा एक आज कॉलम आया हुआ था, इक्वेडर एक मुल्क की मिसाल। उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट्स नॉट मिसगाइड द पीपल बाय ये जो अफवाहें उड़ रही हैं कि कर्जे माफ हो जाएंगे। मैंने आपको कर्जा दिया गाड़ी के लिए, आपने जाके उससे कपड़े खरीद लिए, तो बैंक वाला ये कहेगा आपसे कि नहीं जी आपका कर्जा माफ हो गया। फिर फायदा क्या फिर इस कमीशन का? आपने नहीं, फिर ये केस नैब में जाएगा, फिर वो नैब आगे वही प्रोसिक्यूशन होगी, इसका जिक्र करने पहले ये तो फिर वही हो गया ना, वही साइकिल। मिस अप्रोप्रिएशन हुई है या नहीं हुई है? नहीं, उसके बाद क्या मतलब, मिस अप्रोप्रिएशन हुई है तो फिर वही नैब में केस जाएगा ना, फिर नैब से फिर प्रोसिक्यूशन में जाएगा, एंड देन वही साइकिल। ये 1 साल की बात नहीं है। ये चाहे इमरान खान कुछ कहें या कोई और कहे, ये 1 साल की बात नहीं है। फोरेंसिक ऑडिट ऑफ ए कंट्री, ऑफ अ सॉवरेन कंट्री फॉर द पास्ट 10 years विल टेक एट लीस्ट 3 to 5 years। ये आप लिख लें, बेहतरीन फोरेंसिक एनालिसिस की आप ऑडिट कंपनी ले आए, वो भी 3 से 4 साल। मैं माजरत हूं जहां साहब की तरफ मैं जा नहीं सकूंगा कि मुझे वाइंड अप पर कहा जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली जहां साहब का शुक्रिया, निसार चीमा साहब का, अमीर वदरी खान साहब का, नुसरत साहिबा का, जिन्होंने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। अहम तरीन सवालात हैं, मिसाक मईशत क्या है, आखिरकार डेट बर्डन पाकिस्तान का, इंक्वायरी कमेटी कहां पहुंचेगी, FBI की कोशिशें क्या है, सारी आपके सामने करी बेनकाब। फीडबैक जरूर दीजिएगा, देखते रहेगा अब तक।